इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि यदि चाइना ने वास्तव में 2020 में गुप्त परीक्षण किया और तेजी से परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, तो ये केवल संख्या की बात नहीं, बल्कि नई सैन्य सिद्धांत की ओर संकेत है, जिसमें कम समय में अधिक तैनाती और क्षेत्रीय दबाव बनाने की क्षमता शामिल है। वहीं रशिया के साथ हथियार नियंत्रण ढांचा कमजोर पड़ने के बाद शक्ति संतुलन का पुराना मॉडल टूटता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि क्रिस्टोफर यू ने यह भी कहा कि लोप नूर जैसे परीक्षण केंद्रों की गतिविधियां केवल तकनीकी विकास नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश होती हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्मिक सिग्नल सामान्य विस्फोटों से अलग पैटर्न दिखाते हैं। और यही कारण है कि पड़ोसी कजाकिस्तान के मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले डेटा को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस विवाद के बीच समाप्त हो चुकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी संधि को विशेषज्ञ वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की आखिरी मजबूत दीवार मानते थे, और उसके खत्म होते ही अब कोई ठोस सीमा व्यवस्था नहीं बची, जिससे हथियारों की खुली प्रतिस्पर्धा की आशंका बढ़ गई है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस समर्थित सम्मेलन में कई देशों ने चिंता जताई कि यदि तीनों महाशक्तियां पारदर्शिता पर सहमत नहीं होती, तो परमाणु निवारक सिद्धांत अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि पुराने समय में दो देशों के बीच संतुलन बनाना आसान था, लेकिन अब त्रिपक्षीय संतुलन में गलत आकलन का खतरा कहीं अधिक है। चीन का कहना है कि वह न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की नीति पर कायम है, और उसकी वृद्धि अमेरिकी मिसाइल रक्षा तथा एशिया प्रशांत सैन्य तैनाती की प्रतिक्रिया है, जबकि अमेरिका का तर्क है कि बिना सूचना के बढ़ती क्षमता संकट के समय निर्णय लेने का समय घटा देती है, और इससे आकस्मिक युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। सामरिक विश्लेषकों के अनुसार यदि 2030 तक हथियारों की संख्या 4 अंकों में पहुंचती है, तो केवल संख्या ही नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम, कम शक्ति वाले वारहेड और स्वचालित चेतावनी प्रणालियां भी तैनात होंगी, जिससे किसी भी सीमा विवाद या सैन्य टकराव के दौरान गलत अलार्म से भी विनाशकारी प्रतिक्रिया हो सकती है। यही कारण है कि अब बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण समझौते की मांग तेज हो रही है, जिसमें पारंपरिक वारहेड गिनती के साथ नई तकनीकों को भी शामिल किया जाए, वरना आने वाला दशक परमाणु प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और दबाव की राजनीति का नया दौर साबित हो सकता है। इस पूरे विवाद ने अब कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया और चाइना के बीच 3 तरफा परमाणु समझौते की कोशिश की थी, लेकिन बीजिंग ने यह कहते हुए बातचीत से दूरी बना ली कि उसका परमाणु भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए उसे समान स्तर पर बाध्य करना रणनीतिक रूप से अनुचित होगा। इसी पृष्ठभूमि में 2020 के दौरान ट्रंप ने परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने का विचार भी सामने रखा था। हालांकि बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह पूर्ण विस्फोटक परीक्षण नहीं, बल्कि उन्नत सिमुलेशन आधारित सत्यापन हो सकता है, क्योंकि 1992 के बाद अमेरिका ने वास्तविक परमाणु विस्फोट परीक्षण नहीं किया है। अब हालिया आरोपों के बाद ये बहस फिर तेज हो गई है, और वॉशिंगटन में नीति निर्माताओं का एक वर्ग मानता है कि यदि प्रतिद्वंद्वी देश तेजी से क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो केवल कागजी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं रहेंगे। दूसरी ओर जिनेवा में आयोजित सम्मेलन में चीन के राजदूत जियान शेन ने अमेरिकी दावों को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि बीजिंग में हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की भावना का पालन किया है, और 5 परमाणु शक्तियों की सामूहिक प्रतिबद्धता के अनुसार किसी प्रकार का परीक्षण नहीं किया। उनका आरोप था कि अमेरिका इन दावों का उपयोग भविष्य में अपने परीक्षणों को उचित ठहराने के लिए कर रहा है। चीन का आधिकारिक रुख ये भी है कि उसकी परमाणु नीति न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता और नो फर्स्ट यूज सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उसे हथियारों की दौड़ में धकेलना अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के खिलाफ होगा। वहीं वॉशिंगटन स्थित कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के विशेषज्ञ टोंग जाओ ने चेतावनी दी कि यदि परीक्षण के आरोप सच साबित होते हैं, तो चीन की जिम्मेदार परमाणु शक्ति वाली छवि को नुकसान पहुंचेगा, और इससे अमेरिका को परीक्षण पुनः आरंभ करने का राजनीतिक आधार मिल सकता है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने अन्य देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है, और क्रिस्टोफर यू ने सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों से अपील की कि वे चीन और रूस पर बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए दबाव बनाएं। राजनयिक सूत्रों के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका दुनिया में कम परमाणु हथियार चाहता है,
लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी देश तेजी से क्षमता बढ़ाते हैं तो वॉशिंगटन चुप नहीं बैठेगा। इस बयान को कई विश्लेषक दबाव कूटनीति का संकेत मानते हैं, जिसका उद्देश्य नए व्यापक समझौते की नींव रखना है। हालांकि तनाव तब और बढ़ गया जब खबर सामने आई कि 2025 के अंत में ट्रंप ने पेंटागन को परमाणु हथियार परीक्षण की तैयारी तेज करने का आदेश दिया था और कहा था कि अमेरिका को प्रतिद्वंद्वियों के बराबर तकनीकी क्षमता रखनी चाहिए। इससे आशंका पैदा हुई कि यदि बातचीत विफल रही तो दुनिया दोबारा परीक्षणों के दौर में प्रवेश कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थिति में न केवल हथियारों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि नई तकनीकों जैसे हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम, कम शक्ति वाले वारहेड और स्वचालित चेतावनी प्रणालियां भी तेजी से विकसित होंगी, जिससे गलत अलार्म या क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट में बदल सकता है। कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि बहुपक्षीय समझौते के बिना केवल द्विपक्षीय वार्ताएं अब पर्याप्त नहीं रहेंगी, क्योंकि वैश्विक परमाणु संतुलन बहुध्रुवीय हो चुका है। इसलिए पारदर्शिता, डेटा साझा करना और निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करना ही संभावित समाधान माना जा रहा है। वरना अविश्वास का माहौल नई हथियार दौड़ को जन्म दे सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को दशकों पीछे धकेल देगा और किसी भी संकट की स्थिति में जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। वैश्विक परमाणु इतिहास पर नजर डालें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना आखिरी वास्तविक परमाणु परीक्षण 23 सितंबर 1992 को किया था, जो उसका 1030वां परीक्षण था। यह परीक्षण नेवादा रेगिस्तान स्थित नेवाडा टेस्ट साइट में रेनियर मेसा पहाड़ी के लगभग 2300 फीट नीचे डिवाइडर कोडनेम के साथ किया गया, ताकि रेडिएशन बाहर न फैले। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि नीचे की चट्टानें पिघल गईं और जमीन पहले करीब 1 फुट ऊपर उठी, फिर धंस गई, जिसके बाद वहां लगभग 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा आज भी दिखाई देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही कारण है कि बाद के वर्षों में परीक्षणों के स्वास्थ्य प्रभावों पर बहस तेज हुई और 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से जुड़े अर्थशास्त्री कीथ मायर्स की रिसर्च में दावा किया गया कि अमेरिकी परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन के कारण लगभग 6.9 लाख लोगों की मौत या गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हुए। इसी बीच दुनिया के कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में हथियारों का आधुनिकीकरण लगातार जारी है और सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि चाइना कर रहा है, जिसने हर साल औसतन करीब 100 नए वारहेड जोड़े और अब उसके पास कम से कम 600 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट बताती है कि रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल भी अपने परमाणु सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। भारत के पास लगभग 180 परमाणु वारहेड बताए गए हैं, जो 2023 के 172 से थोड़ा अधिक हैं, और विश्लेषकों का मानना है कि भारत कैनिस्टराइज्ड मिसाइल तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे हथियार पहले से तैनात रखे जा सकेंगे। उधर रूस ने अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल ब्यूरेवेस्निक 9M739 का सफल परीक्षण करने का दावा किया, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनलिमिटेड रेंज वाला बताया, और रूसी सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव के अनुसार इसने करीब 15 घंटे उड़ान भरते हुए लगभग 14,000 किलोमीटर दूरी तय की। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसे हथियार तैनात हुए तो मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां अप्रभावी हो सकती हैं। दूसरी ओर कुछ अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि यदि अमेरिका दोबारा परीक्षण नहीं करेगा तो उसका परमाणु भंडार पुराना पड़ सकता है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि आधुनिक सिमुलेशन तकनीक से बिना विस्फोट भी हथियार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। 21वीं सदी में अब तक वास्तविक परमाणु परीक्षण मुख्य रूप से नॉर्थ कोरिया ने ही किए हैं, और अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया लगातार किम जोंग उन पर दबाव बनाते रहे हैं कि वह कार्यक्रम सीमित करे। इसी बीच आर्थिक मोर्चे पर भी तनाव जुड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने इमरजेंसी टैरिफ की वसूली रोकने का फैसला लिया, लेकिन साथ ही समझौते से पीछे हटने वाले देशों को चेतावनी दी कि ऊंचे टैरिफ फिर लगाए जा सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि सैन्य और आर्थिक दबाव नीति साथ साथ चल रही है और वैश्विक राजनीति एक नए प्रतिस्पर्धी दौर में प्रवेश कर रही है, जहां परमाणु हथियार, तकनीक और व्यापार तीनों रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में पारदर्शिता और समझौते ही दुनिया को संभावित हथियार दौड़ से बचा सकते हैं, वरना शीत युद्ध जैसा माहौल दोबारा बन सकता है। अगर आपको ऐसी गहरी और आसान भाषा